अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी 323 दिनों की किस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और स्टार्ट करते हैं अपनी किस्त नंबर 2। भुट्टो साहब को गिरफ्तार करने के बाद सब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर इम्तियाज़ मलिक ने 14 मई 1978 को कर्नल रफ़ीउद्दीन को कॉल की और उनको भुट्टो साहब की जेल आमद के बारे में इंतज़ामात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की आमद बेवक्त होगी। कोट लखपत जेल लाहौर से उन्हें हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से गाड़ी में लाया जाएगा। उन्हें PF बेस चकलाला, आर्मी एविएशन या सहला रेस्ट हाउस में किसी भी जगह उतार कर इस जगह जेल में लेके आया जाएगा और इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के कोड वर्ड भी मुकर्रर किए गए। आमद के मौका पर ज़रूरी हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और तय पाया कि आमद के मकाम से सेंट्रल जेल रावलपिंडी तक की महफूज सफ़र की जिम्मेदारी SSP रावलपिंडी की होगी, मगर इसके बावजूद मुझ पर हिफाजत की इजाफी जिम्मेदारियां आयद की गईं। मैंने इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दामात को करने के लिए राजा अहमद को एतमाद में लिया। 16 मई 1978 की रात तकरीबन 11 बजे टेलीफोन की घंटी बजने से ही मैं बेदार हो गया। ब्रिगेडियर मुमताज़ मलिक ने मुझे फ़ोन पर हदायत दी कि मैं अगली सुबह 5 बजे साउथ एंड से सोफ़ा सेट वसूल कर लूँ। मैंने फ़ौरन कैप्टन वकार को फ़ोन कॉल के ज़रिए इत्तला दी कि वो सुबह सवेरे 5 बजे मुनासिब वक्त पर पेशतर अपनी पार्टी को लेकर सोफ़ा सेट वसूल करने के साथ साउथ एंड पहुंच जाएं और बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करें। उन्होंने अपने मातहतों को ऐसी हिदायत दी और जैसे कि फ़ौज का दस्तूर है कि वक्त आने से पहले तमाम इक़दामात के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू की गईं, मगर तैयार होने वालों को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि ये तैयारी किस मकसद के लिए की जा रही है। भेजने से 15-20 मिनट पहले ही मैं एयरबेस पर पहुंचा तो वहां देखा कि कैप्टन वकार की पार्टी पूरी तरह से चौकस और मुस्तैद है। सिग्नल के साजो सामान से मवासलात के निज़ाम तक तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात कर लिए गए थे। मैंने दूर से देखा कि डायरेक्टर जनरल आर्मी इंटेलिजेंस भी सुबह की सैर के लिबास में घूम रहे थे। आर्मी हेलीकॉप्टर 5:05 पर उतरा और दरवाज़ा खुलने पर भुट्टो साहब एक अफीसर की मौयत में हेलीकॉप्टर से बाहर आए। उन्होंने नीले रंग का सूट जेब तन कर रखा था और कदरे कमज़ोरी के बावजूद बहुत स्मार्ट नज़र आ रहे थे। कैदियों की एक बड़ी गाड़ी हेलीकॉप्टर के करीब आई। भुट्टो साहब को जब इस गाड़ी में सवार होने के लिए कहा गया तो वो देखकर बहुत गज़बनाक हुए। सुप्रीडेंट पुलिस वालों पर वो यूं गरजे जैसे वो अभी भी मुल्क के सरबराह हों। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था? इस तरीके से नाराज़गी का इजहार करने के बाद वो कैदी गाड़ी में सवार हो गए। इस दौरान जल्दी से नज़दीक वाले दफ्तर से उनके बैठने के लिए एक कुर्सी लाकर रख दी गई, क्योंकि इस गाड़ी में सिर्फ एक लकड़ी का बेंच लगा हुआ था। उनके बैठते ही गाड़ी बंद कर दी गई। बाद में मुझे पता चला कि भुट्टो साहब इस नारवा सलूक पर नहायत बरहमी से पुलिस को कोसते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा सलूक तो जर्मनों ने यहूदियों के साथ भी नहीं किया। वो बार बार इस बात पर नाराज़ होते रहे कि पुलिस अपने लीडर से, जो इन्हीं का नहीं बल्कि तीसरी दुनिया का भी लीडर है, सख्त नारवा सलूक कर रही है। सुबह ही ये गाड़ी रावलपिंडी जेल में दाखिल हो गई। इतने सवेरे किसी को पता भी न चला कि सड़क पर क्या हो रहा है और यूं गाड़ी के अंदर दाखिल होते ही, जेल के दरवाजे बंद होते ही भुट्टो साहब को सिक्योरिटी वार्ड में ले जाया गया। सुप्रिंटेंडेंट जेल चौधरी यार मोहम्मद, जो कि भुट्टो साहब को सीधा कोठरी में ले जाना चाहता था, लेकिन जो ही वो सिक्योरिटी वार्ड के सहन में पहुंचे तो भुट्टो साहब वहां खड़े हो गए। कोट लखपत जेल के सुप्रिंटेंडेंट जो भुट्टो साहब के हमरा वहां आए थे, बाहर कुर्सियां मंगवा कर बैठ गए और चाय नोश की। भुट्टो साहब जेल में कैदियों के गाड़ी के साथ जो ही बाहर आए तो उन्होंने सिक्योरिटी वार्ड के इर्द गिर्द खारदार तारों के ढेर, निगरानी मीनार और फिर सहन में बैठे फौजी टेलीफोन और बाकी दफाई इंतजामात का गौर से मुशाहिदा किया। इतने में हुकामा बाला ने
दरियाफ्त किया कि भुट्टो साहब को सिक्योरिटी वार्ड की मखसूस कोठरी में बंद कर दिया है या नहीं। इस पर सुपरिटेंडेंट जेल को अपने फ़राइज़ का एहसास दिलाया गया और चंद ये कि भुट्टो साहब के मज़ीद सहन में बैठने के बावजूद उनको कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया। शायद भुट्टो साहब को फौजी फील्ड टेलीफोन अलार्म सिस्टम की घंटियों से ये महसूस हुआ कि ये उनके ख़ास किस्म के आलात जो रखे गए हैं, इनके साथ की गई हर किस्म की बातचीत को सुना जा सकेगा। वो ये भी नहीं चाहते थे कि कोई संतरी पहरा दे। गुसल खाने पर या तो सही दरवाज़ा हो, कम से कम गहरे रंग का कपड़ा लगा होना चाहिए ताकि पर्दे का पूरा इंतज़ाम हो सके। वो चाहते थे कि रोशनी और बिजली के पंखों के स्विच उनके सेल के अंदर हों ताकि वो उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। सख्त हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद भुट्टो साहब को मुमकिन सहूलतें फराहम की गईं। ये सहूलतें चंद अव्वल दर्जे के कैदियों को दी जाने वाली सहूलतों से भी कहीं ज़्यादा थीं। यहाँ इनमें से एक चंद सहूलतों का बयान करना नामुनासिब होगा। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले रिहाइश थी। भुट्टो साहब को 6 कोठरियों पर मुश्तमिल एक अलग थलग इमारत में रखा गया, जिसमें एक सहन भी मौजूद था। सोने का कमरा ये तकरीबन 12x7 फीट का कमरा था और दूर कोने में होने की वजह से दूसरों कमरों की निस्बत प्राइवेसी का ज़्यादा एहतमाम किया गया था। चारों कमरों की निस्बत लोहे की मोटी सलाखों वाले दरवाजे नस्ब थे, जिनमें से बाहर से ताला लगाया जा सकता था ताकि कोई भी मुलाकाती संतरी झांक कर अंदर की हर चीज़ को देख सके। कमरों में ताज़ा गर्म सर्द हवा के दाखिले में कोई रुकावट न। टेबल लैंप, भुट्टो साहब को पढ़ने लिखने की सहूलत मुहैया करने के लिए टेबल लैंप दिया गया था। पंखा और हीटर भी सोने के कमरे में एक बिजली का पंखा छत पर नस्ब था। इसी तरह सर्दियों के दौरान 2 राड वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर भी मौजूद था। नहाने के लिए कमरे में एक रोशन राड, एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था। रेफ्रिजरेटर, मौसम गर्मा में भुट्टो साहब को ठंडे मशरूबात देने की सहूलत की खातिर किचन में एक फ्रिज रख दिया गया। दर हकीकत ये इंतज़ाम भुट्टो साहब की मर्जी की बजाय इंतज़ामी सहूलत के पेश नज़र किया गया था। इसकी असल वजह यह थी कि खाने पीने की हर चीज़ भुट्टो साहब को पेश करने से पहले जेल के एक डॉक्टर को सर्टिफिकेट देना होता है। वो इन अशिया को इनके लिए मौजू खुराक हैं, जहर से पाक हैं। चुनाचा पानी, दूध, गोश्त, सब्ज़ी और फल वगैरह को तमाम को महफूज करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल ज़रूरी करार पाया था। फर्नीचर और दूसरी अशियाई ज़रूरत में आम मुजरमों को लोहे की पेटियों वाला सख्त बिस्तर दिया जाता था, बल्कि इसके बरक्स भुट्टो साहब को हस्पताल वाला स्प्रिंग और गद्देदार बिस्तर मुहैया किया गया। लेकिन फिर भी चंद दिनों बाद उन्होंने शिकायत की कि उनके शाने और कमर में दर्द है, वो इस बिस्तर पर नहीं सो सकते। आखिरकार उनके इस इसरार पर उनको एक पलंग रखने की इजाज़त दे दी गई। कुछ दिनों के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फोम का एक गद्दा लेकर आईं, जो बहुत रद्दोकद के बाद उनको दे दिया गया। मज़ीद बरां 2 छोटी मेज़ें, एक बिस्तर के सराहने की मेज़ और दूसरी बिस्तर के सामने रखी मेज़, 2 सीधा बैठने वाली कुर्सियां भी इस कमरे में मौजूद थीं। ये चंद फर्नीचर जेल के कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ थे, मगर इसके बावजूद भुट्टो साहब को उनके आराम की खातिर इन तमाम चीज़ों की सहूलियात को मुहैया कर दिया गया।